गई और औपचारिक ऐलान किया गया है। और इस वक्त न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सीटों का बंटवारा हो गया, आरजेडी 26 पर है और कांग्रेस 9 पर है। ये वही कांग्रेस है जो आज से पहले इस बात को लेकर दावा कर रही थी कि 16 से 17 सीट से कम पर हम नहीं मानेंगे, हम नहीं तैयार होंगे, लेकिन आज 9 सीट पर हामी भरनी पड़ी है। बिल्कुल, देखिए सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें कांग्रेस को एक तरह से कहिए कि अपनी इज्जत बचाने में सफलता मिली है। और पिछले अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पिछले दफे भी 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वैसी परिस्थिति में कांग्रेस की 9 सीटें रह गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की जो परंपरागत सीटें थी उस सीटों में कमी आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को कुछ ऐसी सीटें दी गई हैं जो काफ़ी लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के खाते में गई है। सबसे पहले बात करें अगर महाराजगंज की, तो महाराजगंज में पिछले एक लंबे अरसे से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती रही है, तो वहाँ पर महाराजगंज नई सीट उसको दी गई है। जहाँ तक बेतिया की बात है, यानी कि पश्चिम चंपारण की बात है, वहाँ पर भी कांग्रेस लंबे अरसे तक चुनाव नहीं लड़ती रही है। अगर आप बात करें पूर्णिया की, पूर्णिया में इस बार कांग्रेस ने अपने एक दमदार साथी को पार्टी में मिलाया था और पप्पू यादव कांग्रेस का दामन थामे थे, लेकिन वहाँ कांग्रेस को निराशा हाथ मिली है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कटिहार से तारिक अनवर की जो सीट है वह सीट कटिहार अब कांग्रेस के खाते में चली गई है। अब कौन उम्मीदवार होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यह सम्मान कांग्रेस का बचा है। लंबे अरसे के बाद भागलपुर की सीट भी अब कांग्रेस के खाते में गई है, ये बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस विधायक दल के कभी नेता हुआ करते थे, अभी विधायक है अजीत शर्मा की लड़की वहां से चुनाव लड़ना चाहती है, तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के खाते में वो सीट गई है। ये कह सकते हैं कि भागलपुर एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के खाते में गई है। समस्तीपुर कांग्रेस की परंपरागत रही है, सासाराम परंपरागत रही है, तो इस तरह से कई सीटें कांग्रेस की परंपरागत रही है जो इस बार भी उसे मिली है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि दरभंगा और मधुबनी, उन दोनों जिलों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है, जो मिथिलांचल का हट माना जाता है, हृदय स्थली माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को वहां से निराशा हाथ मिली है। तो ये समझना होगा कि मिथिलांचल में कांग्रेस अब अपना उम्मीदवार नहीं दे पाएगी। और मिथिलांचल में खास करके दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर, ये 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो मिथिलांचल के मुख्य हृदय में हैं, तो वहां से कांग्रेस को एक तरह से कहिए कि निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस ने एक बात जो सबसे बड़ी बात है रश्मि, की कहा जा रहा था कि कांग्रेस को वैसी सीटें दी जा रही है जो जिसमें जीतने के लिए उनके साथ समस्या है। उसमें आप देख लीजिए पटना साहिब का जो इलाका है, इसमें भी कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं है। इसमें कांग्रेस के कोई विधायक भी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी के विधायक हैं यहाँ से पटना साहिब से, लेकिन वहाँ कांग्रेस को जगह नहीं मिली है, कांग्रेस को दिया गया है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कांग्रेस के कोई बड़े कद्दावर नेता भी नहीं है पटना साहिब में। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किसे उतारती है चुनाव मैदान में। लेकिन जो सीटें भले कांग्रेस को 9 दे दी गई हैं, लेकिन 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पर उसके जनाधार में काफी कमी है और कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा भी उस इलाके में नहीं है। रश्मि। बिल्कुल अशोक जी, साथ ही अगर दूसरी तरफ आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी इस बार 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी और आरजेडी बिहार में ड्राइविंग सीट पर भी है। बिल्कुल, देखिए आरजेडी पिछले दफे भी 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और आरजेडी ने भी वही किया, लेकिन आरजेडी ने कई ऐसे नए सीटें जो अपने सहयोगी दलों से उन्होंने लिया है। जैसे औरंगाबाद की सीट आप कह सकते हैं ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, औरंगाबाद ले लिया गया है। पूर्णिया में जिस तरह से पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, ये तीनों जो कोसी का इलाका है, पूर्वांचल का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, उसमें आरजेडी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और यह इलाका माना जाता है कि कहीं न कहीं आरजेडी के मतदाता वहां पे अच्छी संख्या में हैं, तो वैसी परिस्थिति में ये आरजेडी ने वो सीटें ली है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मधेपुरा या सुपौल, यहाँ पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ पाते हैं या पप्पू यादव फिर पूर्णिया से ही चुनाव लड़ पाते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो कोसी का इलाका है उस इलाके में भी आरजेडी ने एक तरह से कहिए
की अपनी उपस्थिति दी है। और मधेपुरा, सुपौल, ये सब जो इलाका है, ये इलाका अगर कांग्रेस के खाते में गई है तो देखना होगा कि आखिर कांग्रेस के कौन से वहां पे उम्मीदवार हो पाते हैं। जी बिल्कुल अशोक जी, लेकिन पूर्णिया सीट को लेकर जो मामला फंसा हुआ है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि पूर्णिया सिर्फ एक सीट नहीं है बल्कि उनकी जान है और उनका वो घर है, और पूर्णिया से ही उनकी दावेदारी भी रही है। लेकिन अब पूर्णिया तो आरजेडी के पास है, तो अब आखिर पप्पू यादव क्या करेंगे? क्या निर्दलीय आगे चुनाव लड़ने का फैसला उनकी तरफ से लिया जा सकता है? इस बात की कोई संभावना बन रही है? देखिए, दो बातें कल पप्पू यादव ने कही थी। एक तो बात कही थी कि पार्टी का जो निर्णय होगा उसे वो मानेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि पूर्णिया हमारी मां है और वहां से ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखना है कि चूंकि उसके खाते में तो सीट गई नहीं है कांग्रेस के खाते में पूर्णिया, तो वैसी परिस्थिति में आखिर क्या होगा ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आंकड़ों की बात करें अगर, तो कांग्रेस को आंकड़ों के हिसाब से सम्मान मिल गया है। और जो कयास लगाए जा रहे थे उस कयासों पर थोड़ा विराम देने की कोशिश गठबंधन के नेताओं ने की है। यानी कि ये कोशिश की है कि जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में कहीं भी कांग्रेस बैकफुट पर न दिखे। अब जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, अब देखना यह होगा कि क्या पप्पू यादव अपने पार्टी नेतृत्व की बात को मानते हैं या फिर पप्पू यादव निर्दलीय वहां पे चुनाव लड़ते हैं। वैसी परिस्थिति में पप्पू यादव के लिए दोनों असमंजस की स्थिति है। एक दो दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर के महागठबंधन के नेता ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह कोशिश की है कि जो विवाद है उस विवाद को समाप्त किया जाए। जी बिल्कुल अशोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त ब्यूरो चीफ अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, सीटों का बंटवारा हो गया है, सब कुछ फाइनल हो गया है, बस उम्मीदवार कौन होंगे इस बात को लेकर घोषणा होनी बाकी है। लेकिन आरजेडी 26 और कांग्रेस 9 पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस को पिछली बार भी 9 सीट मिली थी, इस बार भी 9 सीट पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार आएंगे। उलटफेर जरूर हुआ है सीटों को अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, सीटों को इधर से उधर किया गया है, लेकिन 25 सीटों पर पिछली बार 2019 के चुनाव में 25 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी। हालांकि एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस पिछली बार 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक सीट जीती थी कांग्रेस। अब जो है कि जो किशनगंज की सीट जो जीती थी कांग्रेस, उसे वो सीट मिल गई है। बड़ी जीत कटिहार को लेकर है, क्योंकि कटिहार की जो सीट है वहाँ पे काफ़ी लड़ाई जोरदार थी, क्योंकि अशफाक करीम और तारिक अनवर दो चेहरे थे। एक तरफ आरजेडी के बड़े चेहरे थे जो राज्यसभा सांसद, दूसरी तरफ तारिक अनवर जो पारंपरिक सीट कांग्रेस की मानी जाती है कटिहार की, वो कटिहार की सीट जो है वो कांग्रेस को मिल गई है। अब भागलपुर काफ़ी ये था कि भागलपुर कांग्रेस के खाते में जाएगी आरजेडी के, लेकिन कांग्रेस के खाते में ही रही है। सबसे महत्वपूर्ण है पूर्णिया, जिस पूर्णिया के लिए काफ़ी आप देखिए कितना बड़ा ड्रामा हुआ था। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया कांग्रेस में, पूर्णिया से दावेदारी ठोक दी और पूर्णिया की सीट जो है वो कांग्रेस को अंततः नहीं मिली। वो सीट जो है वो आरजेडी के खाते में आ गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर जिस तरीके से कांग्रेस का सिंबल लेकर और पप्पू यादव चाहते थे कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, तो वहां पे बड़ा झटका पप्पू यादव को मिला है। कांग्रेस भी काफ़ी कोशिश करती रही, लेकिन अंततः कांग्रेस को ये सीट नहीं मिली है। पूर्णिया आरजेडी के खाते में बीमा भारती को पहले सिंबल दे दिया गया। तो एक तरीके से साफ तौर पे कह सकते हैं कि इसमें अपर हैंड में आरजेडी जरूर है और स्टीयरिंग आरजेडी के हाथों में है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया था कि इस बार एमवाई नहीं बल्कि एमवाई और अति पिछड़ों को साथ में लेके चलेंगे, तो इस तरीके से उम्मीदवारों का भी बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। हालांकि आज उम्मीद थी रश्मि कि आज 5 जो सीटें हैं जो दूसरे चरण में, उनके उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन नाम अभी तक क्लियर नहीं किया गया। हालांकि बांका की सीट जयप्रकाश यादव को जा चुकी है, सिंबल मिल चुका है, और इसके अलावा भी कई सीटों पर जो है अभी भी कई लोग ऊपर नीचे रेस में लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि सीटों के ऐलान तो हो गए हैं, सीट बांट भी दिए गए हैं, लेकिन उम्मीदवार अभी तक तय नहीं किए गए हैं। शायद यही एक कारण है कि उसमें भी पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन की तरफ से अभी भी नामों का ऐलान नहीं किया गया। अभी बाहर निकलेंगे अखिलेश सिंह, चूंकि अखिलेश सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द तक नहीं बोले मीडिया के सामने आकर, तो अब अखिलेश सिंह का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे तो उनसे जरूर पूछा जाएगा कि क्या आप संतुष्ट हैं, क्योंकि कांग्रेस को 9 सीटें तो पिछली बार भी मिली थी, लेकिन इस बार आप जो सीटें चाहते थे क्या वो सीटें मिल गई, और पूर्णिया की सीट को लेकर वो क्या करेंगे, क्योंकि पप्पू यादव ने विलय कर लिया अपनी पार्टी का। तो अब पप्पू यादव के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि कांग्रेस में वो जा चुके हैं और किशनगंज जो भी कोसी के
के क्षेत्र हैं वो कोई भी क्षेत्र इसको कांग्रेस के खाते में नहीं आई है, तो अब उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था है क्या पप्पू यादव के पास? तो ये कांग्रेस से सवाल किया जा सकता है कि वो कांग्रेस के लीडर हो गए हैं। और इसके अलावा जो बड़े नेता हैं आरजेडी के, उनसे भी सवाल किया जाएगा। मनोज झा भी अंदर बैठे हैं कि आखिर वो क्या कुछ नामों का ऐलान कब तक करेंगे। तो अभी नामों का ऐलान नहीं हुआ, उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है दूसरे चरण या तीसरे चरण आगे का, लेकिन सीटों के बंटवारे का हल तत्काल निकाल लिया गया है। ये सुखद है क्योंकि जिस तरीके से पेच फंसा हुआ था उसको रात भर इस पर चर्चा होती रही, पिछले 3 दिनों से चर्चा होती रही, और शायद तेजस्वी यादव अभी तो नहीं पहुंच पाए, शाम में वो पहुंचेंगे तो हो सकता है कि रात में उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया जाए, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो, उसके बाद आज से कल तक में उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया जाए। रश्मि जी बिल्कुल, अमित आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त संपादक अशोक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछले साल के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन कांग्रेस ने एक सीट जरूर जीती थी। इस बार क्या कुछ समीकरण बदला है या इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से कि इस बार हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा। भले ही किशनगंज की सीट कांग्रेस जीत गई हो, लेकिन बिहार विधानसभा में अगर आप आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस से लगभग 4 गुना से ज्यादा सीटें यानी कि विधायक आरजेडी के पास हैं। उस हिसाब से आरजेडी को और अधिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन आरजेडी ने किया है। 19 विधायकों की हैसियत, अब तो 17 विधायक ही हैं कांग्रेस के, 17 विधायकों की हैसियत वाली कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं और 12 विधायकों की हैसियत वाली भाकपा माले को 3 सीटें दी गई हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को जो बेदखल किया है वो बड़े बेआबरू होकर के लालू प्रसाद यादव ने किया है। अगर पूर्णिया की सीट को माने तो पप्पू यादव की पार्टी का जो विलय हुआ था कांग्रेस में, उसके पीछे यही कारण था कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। और कहा जा रहा था कि अगर बीमा भारती को टिकट दे दिया गया है तो पप्पू यादव को कहा जाएगा कि वो सुपौल या मधेपुरा से चुनाव लड़ें। लेकिन सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया, ये अररिया, ये सभी सीटें आरजेडी ने अपने खाते में ले ली है। यानी कि पप्पू यादव के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है, कांग्रेस के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। कुछ सीटें जो आप कर रहे हैं, जैसे समस्तीपुर की सीटें ले, वो सुरक्षित है और लगातार कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ती रही है। ये अलग बात है कि कांग्रेस को पिछले 3 चुनाव से सफलता नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि वो कांग्रेस की परंपरागत सीटें नहीं। आरजेडी की जो परंपरागत सीटें थी वो तो उसने लिया ही, उसने कांग्रेस की भी परंपरागत सीटों को अपने खाते में डाला है। वामपंथी दलों के भी जो सीटें थी उनको भी उसने अपने खाते में डाला है। इस बार के अगर आप चुनावी गणित को देखिएगा तो आरजेडी ने जिन जिन सीटों को लिया है उसमें से अधिकांश सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन की स्थिति मजबूत है, यानी कि दमदार। जहां पे लगा आरजेडी को कि कहीं न कहीं यहां उम्मीदवार बेहतर नहीं मिलेंगे, जैसे भागलपुर की बात करिए, बुलो मंडल चुनाव हारते रहे। इस बार बुलो मंडल के बारे में कहा जा रहा था कि वो कहीं न कहीं पाला बदलेंगे और जदयू में जाएंगे। परिणाम है कि आरजेडी ने वो सीट ही छोड़ दी। तो आरजेडी ने जो भी काम किया है वो ये कह सकते हैं कि अपना जिताऊ जो सीटें हैं, कोशिश उसने की है कि वो जिताऊ सीटें उसे मिले। सासाराम कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं, लेकिन पिछले 3 चुनाव में अगर आप देखिए तो सासाराम से लगातार कांग्रेस की हार होती रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के पास जो सीटें हैं उन सीटों में भले ही आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं, लेकिन अगर चुनाव परिणाम की बात करें तो उसके लिए कांग्रेस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, उसको अपना चुनावी जो अभियान मजबूत करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन 9 सीटों पर उनको अपने दमदार यानी कि मजबूत उम्मीदवार को उतारना पड़ेगा। जी बिल्कुल अशोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त ब्यूरो चीफ अमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट बता रहे हैं। अमित देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो पप्पू यादव के साथ हो गई है। जो पप्पू यादव इसी उम्मीद के साथ गए थे कांग्रेस से, उन्होंने विलय किया कि पूर्णिया की सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, पूर्णिया ना सही मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल अब नजर नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों ही सीटें आरजेडी के पास है। आखिर अब क्या विकल्प रह गया पप्पू यादव के पास? जी अमित, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब कोसी के क्षेत्र में जो मधेपुरा
3 क्षेत्र थे जहां से वो चुनाव लड़ सकते थे पप्पू यादव, उसमें पूर्णिया जो सबसे पहले उनकी दावेदारी थी पूर्णिया, इसके अलावा मधेपुरा हो या फिर सुपौल हो। अब आप देखिए जो हमारे पास लिस्ट है इसमें पूर्णिया भी आरजेडी के खाते में है, मधेपुरा भी आरजेडी के खाते में है और सुपौल भी आरजेडी के खाते में है। यानी आप देखिए कि तीनों जो लोकसभा क्षेत्र है जो कोसी के क्षेत्र से आते हैं, जहां पर पप्पू यादव का दबदबा रहा है, वो तीनों सीटें आरजेडी में चली गई हैं और उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ हो गया है। अगर वो पार्टी के इतर कुछ भी फैसला लेते हैं, अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर पार्टी एक्शन ले सकती है। यानी दोनों ही तरह से फंस गए हैं पप्पू यादव कि अब वो जाए तो जाए किधर, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया और तीनों जो लोकसभा क्षेत्र है, जो कोसी के क्षेत्र है, वो आरजेडी के खाते में आ गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये है कि आखिर आरजेडी किस तरीके से अपर हैंड भूमिका में रही है और किस तरीके से स्टीयरिंग उनके हाथों में रही है। जो भी आरजेडी चाहती थी वो सारी सीटें आरजेडी के खाते में आ गई हैं। और किस तरीके से कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस किशनगंज में पिछली बार अच्छा परफॉर्मेंस था, एकमात्र सीट 40 में एक सीट अगर कांग्रेस जीती थी किशनगंज में तो उनका हक जो है, जो अधिकार था, उनको आरजेडी ने जरूर दिया है। इसके अलावा कटिहार के लिए बहुत जद्दोजहद थी तो कटिहार भी सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई है। महाराजगंज नया नाम जोड़ा गया है, चूंकि महाराजगंज आरजेडी की तरफ थी लेकिन वो कांग्रेस ने अपनी तरफ रख लिया है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण जो है अब उनके पास है। वाल्मीकि नगर की जगह जो है वो निकलकर अब केवल वेस्ट चंपारण ही कांग्रेस को मिली है। तो जो 9 सीटें मिली है उसमें कहीं भी पप्पू यादव के मन मुताबिक वो कोई भी लोकसभा सीट नहीं है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस भले ही समझौता कर ले, क्योंकि आगे लड़ाई 24 के बाद 25 की है, लेकिन पप्पू यादव के लिए बड़ा झटका कह सकते हैं। और पप्पू यादव क्या कुछ फैसला लेते हैं, जबकि ये घोषणा हो चुकी कि 40 में से कितनी सीटें कौन किस पर चुनाव लड़ेगा, तो वहां पे अब तय करना बड़ा मुश्किल होगा पप्पू यादव के साथ कि वो आगे का स्टैंड वो क्या लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमित, देखना होगा कि आखिर अब पप्पू यादव आगे क्या करते हैं। और संपादक अशोक मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जानना चाहेंगे कि जो सीटें आरजेडी के खाते में गई है, क्या ये इस हिसाब से तय किया गया है कि एनडीए के प्रत्याशी जिस सीट पर उतारे जाएंगे उस हिसाब से आरजेडी भी अपने उम्मीदवार को उन सीटों पर उतारेगी ताकि आरजेडी को फायदा मिल सके? क्या इस तरह के समीकरण को ध्यान में रखा गया है? बिल्कुल, देखिए जो आरजेडी ने अधिकांश सीटें वही ली हैं जहां से जदयू के उम्मीदवार हैं। तो कोशिश आरजेडी की ये हुई है कि जदयू से उसका सीधा आमना सामना हो, क्योंकि दोनों दलों का जो जनाधार है वो जनाधार लगभग एक ही है। वैसी परिस्थिति में आरजेडी की कोशिश रही है, अगर आप देखें तो जो सीटें आरजेडी के खाते में गई हैं वो पहले वो कभी जदयू के पास हुआ करती थी या अधिकांश सीटें उसमें से जदयू के पास है। अगर गया की सीट की बात आप करें तो गया से आप देख सकते हैं कि वहाँ से जदयू के सांसद थे, वहाँ आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अगर कोसी के इलाकों में भी अगर आप देखें, पूर्णिया में अगर संतोष कुमार कुशवाहा हैं तो वो जदयू के हैं। अररिया में भले बीजेपी हो, लेकिन अगर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा की बात करें तो वहाँ पे आप देख लीजिए कि वहाँ के जदयू के उम्मीदवार हैं। कटिहार में अगर कहें बात तो वहाँ सांसद जदयू के हैं। हालांकि काफ़ी जद्दोजहद की थी आरजेडी ने, लेकिन कटिहार की सीटें उसे नहीं मिल पाई या वो नहीं ले पाए लालू प्रसाद यादव, चूँकि गठबंधन धर्म का भी पालन करना था। तो अधिकांश सीटों पे आरजेडी ने जदयू से आमने सामने करने का फैसला लिया और इसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि आरजेडी का जो वोट समीकरण है वह तो उसके पास है ही, माय समीकरण तो उसके पास ही है। अगर अति पिछड़ों का वह कुछ भी वोट ले पाता है तो उसे चुनाव में कामयाबी मिलने में एक तरह से कहिए कामयाबी मिल सकती है, इसलिए आरजेडी ने किया है। और कांग्रेस को जो अधिकांश सीटें जी बिल्कुल, अशोक जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त ब्यूरो चीफ अमित सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसमें कोई बड़े चेहरे शामिल नहीं हुए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर खुद लालू यादव जो फ्रंट फुट पर रहते हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। आज शाम वे लोग वापस लौट रहे हैं पटना। क्या वजह रही? प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, अखिलेश सिंह की बात की जाए तो वो शामिल जरूर हुए लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। देखिए, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जो इनविटेशन कार्ड था आरजेडी की तरफ से जो महागठबंधन की पीसी के लिए, उसमें तेजस्वी यादव का नाम लिखा हुआ था कि तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे। लेकिन ये जानकारी
कशिश न्यूज के पास कल शाम में ही आ गई थी कि तेजस्वी यादव कल वो रात में नहीं आने वाले, आज सुबह भी नहीं आने वाले हैं। वो शाम की फ्लाइट से, विस्तारा की फ्लाइट से तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ, उनकी पत्नी राजश्री यादव और लालू यादव रहेंगे। तो ये जानकारी पहले ही हमारे पास थी, लेकिन आप समझिए किस तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। लेकिन हम आपको बताए थे, लंबे समय से हम आरजेडी को कवर कर रहे हैं। मुझे पता है कि तेजस्वी यादव इन सब मौकों पर नहीं रहते हैं। बड़े नेता इसलिए नहीं रहना चाहते हैं कि जब मीडिया के सवाल किए जाएंगे, चाहे पप्पू यादव पर सवाल हो या फिर कांग्रेस को कौन सी सीटें जिस पर वो लड़ाई चल रही थी, औरंगाबाद की सीट जिस पर कि निखिल कुमार दावा कर रहे थे, तो इन सब सवालों से बचना भी चाहते हैं बड़े नेता। इसीलिए वो प्रदेश अध्यक्ष को आगे किया गया कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस पर जवाब देंगे, और प्रदेश अध्यक्ष ये कहकर आगे टाल सकते हैं कि आला कमान फैसला लेती है, आला कमान सब कुछ तय करती है। तो आला कमान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है नहीं, तेजस्वी यादव दिल्ली में है, राहुल गांधी दिल्ली में है। तो जाहिर है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी अपनी एक सीमा है, क्षमता है, तो उसके आधार पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लिखी गई, जो लिस्ट थी, वो लिस्ट पढ़ दी गई। इसके अलावा कोई उनके पास जवाब नहीं है, और जवाब इसलिए भी नहीं है कि वो बड़े नेताओं का इंतजार करते हैं। वो जानते हैं कि ऐसे जहां पे कंफ्यूजन हो, जहां उलझन हो, जहां पेच हो, वहां किस तरीके से बचा जाए, इसके लिए पार्टी के नेता पहले से तैयार रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। साथ ही अशोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम सीटों के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए। तो INDIA गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि आरजेडी 26, कांग्रेस 9, CPI, CPM और माले के खाते में 5 सीटें गई है और औपचारिक ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया गया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।